पेशकश हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगीता नेगी। हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू क्या है, क्यों होता है, किस तरह से होता है और अगर हो जाए तो उसे प्रिकॉशंस किस तरह से लेना चाहिए। और इस स्वाइन फ्लू के बारे में तमाम तरह की जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सचिन गुप्ता मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वाइन फ्लू क्या होता है, किस तरह से होता है, अगर हो जाए तो इससे प्रिकॉशन क्या कुछ लेने चाहिए, इसके लक्षण क्या है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के साथ ही देश के अलग अलग इलाकों में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में जहां अब तक स्वाइन फ्लू के 10 नए मामले सामने आए हैं, वहीं हैदराबाद में 70 मामलों की जानकारी मिली है। स्वाइन फ्लू एक बीमारी है जो H1N1 वायरस से फैलती है। हालांकि 2009 में जो स्वाइन फ्लू हुआ था, उसके मुकाबले अब स्वाइन फ्लू कम पावरफुल है। इसका वायरस हवा में ट्रांसफर होता है। खांसने, छींकने, थूकने की स्थिति में ये वायरस बीमार मरीज से बाहर आ जाता है और जो उसके संपर्क में आते हैं उसमें ये वायरस ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए बीमार इंसान से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखना चाहिए और मरीज जहां जिस चीज को छुए उसे किसी को नहीं छूना चाहिए। इस प्रकार का इन्फ्लुएंजा मनुष्य और पक्षियों पर भी प्रभाव डालता है। स्वाइन फ्लू का वायरस सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता है, इसीलिए ये सबसे पहले नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। मरीज को जुकाम, खांसी, नाक से पानी आना और बार बार छींक आती है। बुखार, गले में दर्द, सिर दर्द और पेट दर्द, उल्टी और थकान की समस्या होती है। मांसपेशियों में अकड़न और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। ऐसे लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि स्वाइन फ्लू जब होता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है और कहीं ये स्वाइन फ्लू नहीं। स्वाइन फ्लू एक बेहद खतरनाक बीमारी है। प्रोग्रामिंग टेक्स से संगीता नेगी की रिपोर्ट CCN के लिए। बिल्कुल, स्वाइन फ्लू कैसे होता है और किस तरह से होता है, इस बारे में अब डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगी कि ये स्वाइन फ्लू आखिर है क्या, क्योंकि आजकल ये है कि स्वाइन फ्लू हो गया है तो बहुत बड़ी बीमारी की तरह से एज ए ट्रीट किया जाता है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि स्वाइन फ्लू आखिर है क्या। तो स्वाइन फ्लू आखिर है क्या? थैंक्स करना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपने बनाया इस चीज़ के लिए। स्वाइन फ्लू एक्चुअली एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा जैसे होता है। ये एक वायरस के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। तो स्वाइन मतलब पिग, ये वायरस सबसे पहले पाया गया था एक पिग में, US में। तो उसके थ्रू ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ। तब से जाके 1918 में सबसे पहला इंसिडेंस पाया गया था। तो उसके बाद से ये शुरू हुआ कि ये स्वाइन फ्लू है। इट गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पिग्स टू द ह्यूमंस। इसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है। जैसे नॉर्मल सीजनल फ्लू होते हैं, ये उसी तरह का एक फ्लू है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा खतरनाक जरूर है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जैसा कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा कि इस बार थोड़ा सा ये कम खतरनाक है, तो बिल्कुल मैं तो दर्शकों को यही कहूँगा कि आप घबराएं ना। बिल्कुल घबराने की, क्योंकि WHO की एक रिपोर्ट मैं भी देख रही थी तो उसमें लिखा था कि स्वाइन फ्लू को इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिस तरह से इसे प्रोजेक्ट किया जाता है। 1000 में से 4 लोग ऐसे होते हैं जो स्वाइन फ्लू से जिनकी डेथ हो सकती है। वो भी वो लोग होते हैं जिन्हें कोई बीमारी होती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, कहीं किसी और तरह की डिजीज होती है, या फिर वो लोग होते हैं जो देरी से इलाज के लिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, लक्षण क्या है स्वाइन फ्लू के? क्योंकि ये कहा जाता है अमूमन की सामान्य जो फ्लू है और स्वाइन फ्लू के जो लक्षण है वो एक तरह से होते हैं, तो क्या ऐसा है? सही कहा आपने। एक जो नॉर्मल फ्लू है, जो एक सीजनल फ्लू होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया, ये भी एक नॉर्मल वायरस होता है जो सीजन में होता है। उसी तरह बिल्कुल ठीक उसी तरह स्वाइन फ्लू के जो शुरुआती लक्षण है वो बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही होते हैं। जब जो वायरस हमारे सांस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो ऊपर से यदि शुरू करें तो नाक से शुरू करते हैं। सबसे पहले मरीज की नाक बहने लगती है, जिसे कहते हैं नाक से पानी ज्यादा आ रहा है। गले में खराश होना, बुखार होना, सडन राइज ऑफ द फीवर, मतलब एक फीवर का बाउट आता है, स्पाइक होता है, काफी थोड़ा हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। वो 101 या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर ही रहेगा वो फीवर। बॉडी में दर्द होना, बॉडी एक, हेडेक होना। आजकल जो एक नया स्वाइन फ्लू का वायरस आया है H3N2V, एक H1N1 जो पहले चल रहा था, उसी के साथ साथ एक H3N2 नाम का नया वायरस भी आ गया है। तो ये भी एक जो वेरिएंट है, ये कॉज करता है डायरिया, लूज मोशन और वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स, जो कि GIT ट्रैक्ट या जो खाने के रास्ते में हमारे उसको इन्फेक्शन का ये सूचक है।
तो ये सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आमतौर पे जो भी देखा जाए तो सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द होना, बुखार होना, ये उसके शुरुआती लक्षण है। तो सामान्य फ्लू, स्वाइन फ्लू में फिर अंतर क्या है? खाली इतना है कि यदि हम शुरू में डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये स्वाइन फ्लू है थ्रू द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, तो उसको हम कभी नहीं कर सकते। अंतर आता है बाद वाली स्टेजेस में। जो स्वाइन फ्लू होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, लंग्स और जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं, जैसा कि आपने पहले अपने उसमें कहा था, जो बताया था कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको लिवर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको किडनी की बीमारी पहले से है, या ऐसे पेशेंट्स जो बच्चे हैं 4 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे, या ऐसे मरीज जो 50 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के हैं, ऐसे मरीज जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं, जैसे HIV हो गया, या वो किसी लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे चल रहे हैं, स्टेरॉइड्स ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में जिनमें इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर होती है, ऐसे पेशेंट्स जिनको ल्यूकीमिया है, या ल्यूकीमिया में मतलब कि ब्लड कैंसर जैसी कोई दिक्कत है, ऐसे पेशेंट्स पे ये वायरस काफ़ी हद तक खतरनाक हो जाता है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट तक हो सकता है, पेशेंट की सांस लेने की क्षमता कम हो सकती है, उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है। तो ये आगे तो मेडिकल मैनेजमेंट है, लेकिन जो शुरुआती लक्षण है वो यही है। 50 से ऊपर की उम्र के हो जाए तो स्वाइन फ्लू उन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है क्या? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है उनकी, तो ये उनमें ज़्यादा खतरनाक है। आमतौर पर एक हेल्दी इंडिविजुअल अगर है, जैसे उसको सर्दी जुकाम वो झेलता है, वो भी लोग झेल सकते हैं, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका खान पान ठीक है, आप प्रॉपर अमाउंट में पानी पी रहे हैं, आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं बाकी, तो आप बच सकते हैं उस चीज़ से। और प्रॉपर टाइम पे आपको डॉक्टर की एडवाइस लेने की ज़रूरी है। टाइम पे डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है। कोई इतना बड़ा स्वाइन फ्लू नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी केयर करेंगे और डॉक्टर से जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं और इतना ज़्यादा खतरनाक ही आपके लिए नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, सावधानी क्या किस तरह से बरतनी चाहिए जो मरीज़ है उसे? मरीज को जी, सबसे पहली बात तो मरीज बहुत हम मानते हैं कि हाँ एक सीरियस अमाउंट है, 50 का अगर फिगर क्रॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता चलता है कि आपको स्वाइन फ्लू है तो सबसे पहले तो आप एक क्राउडेड प्लेस में जाना बंद कर दें। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से आप छुट्टी लेके अपने घर पे बैठें, कुछ ऐसी जगह तलाश करें। हम बेसिकली कहते हैं पेशेंट को आइसोलेशन में कर देते हैं, हम लोग क्वारंटाइन कर देते हैं, उस पेशेंट की से संपर्क में आने वाले लोगों को सीमित कर देते हैं। उसको जब वो बाहर निकले तो अपने मुंह पे एक मास्क लगा लें, N95 मास्क या कुछ ऐसे जो नॉर्मल आमतौर पे सर्जिकल मास्क होते हैं, स्वाइन फ्लू में वो हेल्पफुल नहीं है, लेकिन कुछ मास्क जो कि फ्लू के लिए ही प्रॉपरली बने हैं वो लगाएं। खान पान का ध्यान रखें, समय पर जाके डॉक्टर से, जैसे ही अगर आप डायग्नोस हो गई तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहें और जो भी आपको हिदायतें दी जाएं आप उनका फॉलो करें, आप बेशक ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो मरीज़ है, अगर कोई मेरे आसपास कोई मरीज़ है तो उसके पास जाने से पहले मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, आजकल क्योंकि स्वाइन फ्लू जैसा कि एक हाइप बना दिया गया है, ये आमतौर पे कोई भी सीजनल फ्लू हो, मैं उसके केस में भी कहता हूँ प्रिवेंटिव मेजर्स आर बेटर देन दैट, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर इन एनी केस। सबसे पहले प्रिवेंशन में है हैंड वॉशिंग। WHO ने भी कहा है, हमारी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ये भी हैंड वॉशिंग पे बहुत जोर देते हैं। यदि हम किसी भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, कोई भी हम ऐसे आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं जो नॉर्मली पब्लिक यूज़ करती है, कोई टेलीफोन रिसीवर है, कोई टेबल है, कोई ग्लास है या कोई जग, एनीथिंग, तो उसको छूने के बाद हम अपना हाथ सीधे मुंह या नाक या आंखों में ना लगाएं। पहली प्रॉपर हैंड वॉशिंग रेगुलरली फ्रीक्वेंट इंटरवल से हम लोग करते रहें। हैंड वॉशिंग साबुन और पानी से हो सकती है या जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं आप उनसे कर सकते हैं, दे आर ऑल इक्वली इफेक्टिव। तो हैंड वॉशिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट खांस रहा है, कोई भी पेशेंट है, हमें पता नहीं है कि वो स्वाइन फ्लू है या नहीं, कोई खांस रहा है, छींक रहा है, हम उससे एक नियमित दूरी बना के रखें। एक गोल्डन रूल है 6 फीट, जैसे आपने अपने प्रोग्राम में कहा 3 फीट, एक 6 फीट है जो डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करते हैं। नॉर्मली जो भी हम जब खांसते हैं या छींकते हैं, एक वायरस जो खांसी के ड्रॉपलेट्स में या छींक के ड्रॉपलेट्स में ट्रैवल करता है, उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 4 फीट तक हो सकती है। तो एक सेफ साइड लेके हम लोग 6 फीट का एक गोल्डन रूल लगा लेके चले कि हम कोई खांस रहा है तो हम 6 फीट दूर रहें उससे, तो इट इज मोस्ट हेल्पफुल इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। तो हैंड वॉशिंग और अपना प्रॉपर जो बचाव है उन सब चीज़ों से वो करें। कहीं क्राउडेड प्लेस में अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम अपने मुंह पे मास्क लगा सकते हैं,
ठीक है, एक नॉर्मल मास्क भी थोड़ा काम कर सकता है, लेकिन अगर आपको श्योर है कि यहाँ पे स्वाइन फ्लू का खतरा ज़्यादा है, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, जैसे हॉस्पिटल्स में जो लोग काम करें, तो N95 मास्क अगर हम लोग यूज़ करें तो इट इज़ मच मोर सेफर। ऐसे जगह ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है या फिर अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं, तो उस वक्त भी थोड़ा सा क्योर करने की अपने आप को ज़रूरत है ना। तो डॉक्टर साहब, अगर जैसे किसी को स्वाइन फ्लू है, मैं उसके पास चली गई, उसके बाद वहाँ से वापस आई, तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है कि उसे स्वाइन फ्लू है, उसके बाद उसे पता चलता है, तो फिर हो जाता है कि उसे क्या कुछ करना चाहिए। बिल्कुल ना घबराएं क्योंकि इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट के एक संपर्क में आते हैं जिसको स्वाइन फ्लू है, तो सावधानी बरतने वाली बात, जैसे मैंने पहले बताया कि जहाँ पे आपने आर्टिकल्स टच किए हैं, सबसे पहले आप हैंड वॉश करें। कहीं पर भी अपने नाक, मुंह या आंख में हाथ लगाने से पहले अपने हाथ आप ठीक से धो लें। इसके बाद यदि आपको कोई लक्षण ऐसे महसूस होते हैं कि आपको खांसी एक या 2 दिन के अंदर में खांसी आपको डेवलप कर गई, क्योंकि जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कॉन्टैक्ट और बीमारी के शुरुआती लक्षण, इसका जो है 1 to 2 डेज है। तो अगर आपको 1 या 2 दिन के अंदर खांसी, जुकाम या गले में खराश जैसी कोई भी दिक्कत महसूस हो, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, और ज़रूरत पड़ेगी तो वो डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे, और आप प्रॉपर हिस्ट्री दें कि आप किसके कांटेक्ट में आए थे या ऐसा कोई पॉजिटिव केस था, मैं वहाँ गया था, तो निश्चित तौर पे आपका बचाव हो पाएगा। और डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की बात करें तो किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है स्वाइन फ्लू के जो लोग हैं उनको, और कितने दिनों का ट्रीटमेंट होता है? आमतौर पे जैसे स्वाइन फ्लू क्योंकि बार बार कह रहे हैं तो ऐसा है, चलिए ठीक है, स्वाइन फ्लू अगर आपको पता चल जाता है शुरुआती दौर में, तो पहले 48 घंटे के अंदर जो एंटीवायरल ड्रग्स आई हैं, 2 एंटीवायरल ड्रग्स हैं सिर्फ स्वाइन फ्लू के पास के लिए हमारे पास, तो 48 घंटे के अंदर अंदर अगर वो दवाई आपको मिल जाती है, और वो दवाई कंटिन्यू रहती है 7 से 10 दिन तक के लिए, तो ये पीरियड है जो थोड़ा सा डेंजरस पीरियड है कि आपसे दूसरे पेशेंट में या दूसरे नॉर्मल लोगों में वो वायरस जा सकता है। तो ट्रीटमेंट करीब 1 हफ्ता, और आपको आइसोलेशन चाहिए 10 दिन तक के लिए। जी, अगर स्वाइन फ्लू हो गया है तो कब ऑफ काम पर वापस जाएं, कब स्कूल जाएं, तो कब जाना चाहिए? जो एडल्ट्स हैं, नॉर्मली जो बड़े लोग हैं, उनको 7 दिन का पीरियड एक माना गया है कि 7 दिन तक आपको आइसोलेशन में रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना है, और जो बच्चे हैं उनमें 10 दिन तक, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कम होती है। और डॉक्टर साहब, स्वाइन फ्लू क्या 2 बार भी हो सकता है? क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अगर आपको स्वाइन फ्लू या इस तरह की कोई फ्लू हो जाता है तो वो दोबारा नहीं होता जब तक उसके वायरस में कोई बदलाव ना आता। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जो वायरस होता है ये हर बार म्यूटेट होता रहता है। इसमें जो एंटीजेनिक रीअसॉर्टमेंट, जो जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट की प्रक्रिया है, मतलब वो वायरस हर बार ही हर सीजन में अपने आप को बदल लेता है। तो इस वायरस में ये क्षमता है। तो एक बार आपने अगर वैक्सीनेशन भी ली या आपको एक बार हो भी गया, आपके अंदर एंटीबॉडीज बन गई, लेकिन अगले सीजन में जरूरी नहीं कि वही वायरस आपको इन्फेक्ट करे। वो वायरस अपना स्वरूप चेंज कर सकता है, आपको दोबारा से अलग तरह से इन्फेक्ट कर सकता है। ये समझना चाहेंगी, जब एक बार हमें कोई फ्लू हो जाता है, जैसे स्वाइन फ्लू हमें हो गया, तो दोबारा हमें वो इफेक्ट क्यों नहीं कर सकता अगर वही वायरस हो तो? इसको समझने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक होता है एंटीजेनिक शिफ्ट और एक होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, जिसे हमको मेडिकल टर्म्स कहते हैं। तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, जो पहले मैं बता दूं कि वायरस एक्चुअली होता कैसा है। ये एक आरएनए वायरस है। इसकी एक न्यूक्लियोप्रोटीन की कैप्सिड होती है, उसके अंदर एक आरएनए का फॉर्म होता है। तो इसकी जो आरएनए होती है ये 8 स्मॉल फ्रैगमेंट्स में बनी होती है, ठीक है। तो हर सीजन में ये जो फ्रैगमेंट्स है इसमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट्स होते हैं। तो 8 फ्रैगमेंट्स, जैसे एक फ्रैगमेंट आया स्वाइन से, स्वाइन मतलब पिग से, कुछ मान लीजिए 2 फ्रैगमेंट्स आ गए एवियन से या बर्ड से, और 5 फ्रैगमेंट आ गए आपके ह्यूमन से। तो ये मिला के एक कॉम्बिनेशन बना। नेक्स्ट टाइम जब ये होगा, वायरस आएगा, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन है वो डिफर कर जाएगा। मान लीजिए 2 स्ट्रेन्स आ गए पिग से, 2 आ गए आपके बर्ड से, और 4 आ गए आपके ह्यूमन से। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो हर बार इनकी जो एंटीजेनिसिटी है वो चेंज होती रहती है। हमने नाम दिया H1N1। तो H का मतलब क्या है? जो वायरस होता है उसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन, H मतलब होता है क्या बोलते हैं, हीम एग्लूटिनिन फैक्टर, ठीक है। तो और N होता है न्यूरामिनिडेज फैक्टर। तो इन दोनों फैक्टर्स ये एक एंटीजेनिसिटी कॉज करते हैं, और एंटीबॉडीज जो बनती है ये इनके खिलाफ बनती है हमारे शरीर में। तो हर सीजन में जैसा आपने बताया कि वो चेंज होते रहते हैं। तो एक बार यदि हो जाए तो जरूरी नहीं है कि हम इम्यून हो जाएं उससे कि अगले सीजन के लिए हमें कभी नहीं होगा। जी बिल्कुल।
उसका वायरस चेंज हो जाए तो। डॉक्टर साहब, खान पान किस तरह से इस अगर बीमार हम हो जाए तो किस तरह से रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है अपना इसमें, ठीक है, क्योंकि आजकल जो स्ट्रेन्स आ गया है, आज स्ट्रेन्स है N3N2 की बात मैंने बात की, H3N2 की मैंने बात की, ये डायरिया ज़्यादा कॉज करा रहा है और वोमिटिंग कॉज करा रहा है। डायरिया मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द फॉर्म ऑफ स्टूल्स। तो हमें अपने पानी का ध्यान रखना है, पानी का प्रॉपर इंटेक रखें हम, दवाई हम लोग टाइम पे लें, प्रॉपर आइसोलेशन में रहें और डॉक्टर की मॉनिटरिंग में रहें। ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द क्योर ऑफ द पेशेंट। और डॉक्टर साहब, फ्लू हो जाता है तो ऐसे कहा जाता है, स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू होता है तो कहा जाता है कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये सच है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि पोर्क खाने से या एक उसका मीट खाने से आपको स्वाइन फ्लू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ द पोर्क इज प्रॉपरली कुक्ड, अच्छे से आप पका के खा रहे हैं तो उससे नहीं होता है। इसके फैलने का सिर्फ एक तरीका है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो कि मैंने बताया कि खांसने से या छींकने के संपर्क में यदि आप आते हैं तो हो जाता है। तो किस तरह से डाइट लेनी चाहिए? क्या नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए या सिर्फ जिस तरह से डॉक्टर कहें उसी तरह से डाइट लेनी चाहिए? बेशक आप नॉर्मल डाइट बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन साथ में ये ध्यान रखें कि जो डाइट हो वो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा हो। ये सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या स्वाइन फ्लू बॉडी के किसी और पार्ट को इफ़ेक्ट करता है, बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जब ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस आते हैं तो अगर ये वायरस है हमारे नाक में आया, हमारे फेरिंग्स में आया, मतलब मुंह या फेरिंग्स में आया, फिर ये लंग्स को इन्वॉल्व कर सकता है। यदि इसने लंग्स को इन्वॉल्व किया तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट तक लोगों को हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में पेशेंट्स को हमको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी बाहर से हमें ऑक्सीजन देनी है, उसको एक लाइफ सेविंग मशीन होती है, उस पर हमें रखना पड़ सकता है। तो ये सारी ज़रूरत होती है। तो काम पर वापस आपने बोला जिस तरह से 10 दिनों में भी जा सकते हैं, और खान पान को खास तौर पे ध्यान है, तो तला भुना इस वक्त नहीं खाना चाहिए? तला भुना ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस केस में भी नहीं, क्योंकि बॉडी की जो पचाने की क्षमता है वो पहले से कम है, और जो तेल और फ्राइड ज़्यादा खाना होता है उसको पचाने के लिए हमें ज़्यादा, हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में अवॉइड ही करना चाहिए। जी, अगर इस तरह के स्वाइन फ्लू के जिस तरह से लक्षण हैं, नॉर्मल फ्लू की तरह ही लक्षण हैं, अगर इस तरह के लक्षण दिख जाएं तो सीधे डॉक्टर पे जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि खुद दवाई लेना शुरू कर देते हैं। तो मेडिकल एसोसिएशन की है, डॉक्टर के अग्रवाल की एक गाइडलाइंस अभी आई थी, तो उसमें साफ तौर पे ये मेंशन किया गया था कि कुछ लोग पेशेंट्स ज़्यादा जागरूक यदि हैं, जागरूकता बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ, लेकिन अगर आप ओवर इंथुजियास्टिकली, आपको थोड़ा सा भी फ्लू के लक्षण आए, आपने जो बाजार में दवाइयाँ मिल रही हैं स्वाइन फ्लू के नाम पे, आप वो लेके आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारे पास सिर्फ 2 दवाइयाँ अवेलेबल हैं अभी एट प्रेजेंट, 2 दवाइयाँ इन द मेन स्ट्रीम, बाकी तो और दवाइयाँ हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में 2 दवाइयाँ हैं हमारे पास। अगर आप वही लेके आ रहे हैं और आपको वो नहीं, स्वाइन फ्लू नहीं है, तो इस केस में रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक नया स्ट्रेन अभी आ गया, आगे आने वाले सीजन्स में नए स्ट्रेन्स आ सकते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे पास कोई नई ड्रग नहीं है इसके बाद। फिर तो अपने आप सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, डॉक्टर के पास जाएं, पहले कंसल्ट करें, इसके बाद ही कोई दवाई लें। अपने मन से आप पहले से दवाई ना लें। ये एक हाई एंड दवाई है हमारे पास, जो एक डॉक्टर के हाथ में बहुत सेफ हथियार होता है, तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल लास्ट में करना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, आपने बोला जिस तरह से, लेकिन आजकल जो होता है वो योग वगैरह ये सारी चीज़ें करके कहते हैं ठीक होता है, तो क्या अगर एक्सरसाइज है, योग है, तो क्या ये फ़ायदेमंद हो सकता है? एक्चुअली ये एक प्रिवेंटिव मेजर बहुत अच्छा है, प्रिवेंशन के लिए अगर हम योग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि स्वाइन फ्लू टाइम नहीं देता है, तो उस केस में योग आई डोंट थिंक इट हेल्प्स, लेकिन हाँ इन द प्रिवेंशन इट डेफिनेटली हेल्प्स। एक पर्सन अगर आप नॉर्मल हैं और आप नॉर्मली एक हेल्दी रूटीन अपना रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। अच्छा करेगा। और मास्क के बारे में, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहते हैं स्वाइन फ्लू में अगर आप कहीं जा रहे हैं या करें तो वो किस तरह का होना चाहिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह मास्क पहनना चाहिए, तो क्या मास्क पहनने के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं? कि मास्क पहनने के साइड इफेक्ट्स तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई है, लेकिन हाँ मास्क पहनना सबके लिए आमतौर पे इजी नहीं होता है, या लोगों के लिए कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा लोग पहन भी नहीं सकते हैं। तो मास्क आप उन जगह पे पहने जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे स्वाइन फ्लू इनको हो सकता है, यहाँ पे संभावना ज़्यादा है,
मसलन कि आप हॉस्पिटल वर्कर हैं, आप हॉस्पिटल में स्टाफ हैं, आप डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कोई भी कर्मचारी हैं हॉस्पिटल में, वो लोग पहन सकते हैं। ऐसे मरीज जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिसमें जैसे ल्यूकीमिया हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, जिन्हें अगर वो ऐसे सेटअप में आ रहे हैं जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल्स में अगर आ रहे हैं ऐसे मरीज, तो बेशक वो मास्क पहन के आ सकते हैं। बच्चे जो ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, जहाँ पर पहले से संभावना है कि वहाँ पर स्वाइन फ्लू के केसेस पाए गए हैं, वो पहन सकते हैं। और ऐसे ट्रैवलर्स जो बाहर से आ रहे हैं और उनको ऐसे कोई लक्षण है, तो पहली बात तो वो एयरपोर्ट पे स्क्रीन में आते हैं, लेकिन फिर भी आप पहन सकते हैं अगर आप ऐसे एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे स्वाइन फ्लू ज़्यादा है। जी। और डॉक्टर साहब, इस जो ट्रीटमेंट है वो कितने टाइम में करवा देना चाहिए? क्योंकि अमूमन ये होता है कि अगर आपको लक्षण भी दिख रहे हैं तो आप जब कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता उसके तभी हम डॉक्टर में जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है तभी डॉक्टर में जाते हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू के बारे में कहीं पर पढ़ रही थी कि 48 घंटों में आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। 48 घंटे में फर्स्ट शॉट ऑफ ड्रग है, हमको वो देना ज़रूरी है। तो उसके बाद जो होता है वो थोड़ा सा हम कहते हैं कि वो कंट्रोल में आ गया। तो आपको जैसे ही आपको ऐसा कुछ लगे कि सर्दी जुकाम या सडन ऑनसेट ऑफ फीवर है या सडन लेथार्जी, मतलब कि आपको अचानक से वीकनेस महसूस हो रही है आपके शरीर में, आपको अचानक से लग रहा है कि आपको पहले कभी कोई सांस की दिक्कत नहीं थी और अचानक से एक ही दिन या 2 दिन के अंदर ही आपको लग रहा है कि आपको सांस की दिक्कत ज़्यादा महसूस होने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, आपको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, जो आमतौर पर एक नॉर्मली सीजनल फ्लू में नहीं मिलता है, तब आपको ऐसे केस में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और सारी कंडीशंस बता के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट। लेकिन डॉक्टर साहब क्या होता है, लोगों को नहीं पता चल पाता है क्योंकि कई बार अगर उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर वीकनेस फील हो रही है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद काम से थक गए हैं, इस वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, काम से थकना और ऐसी वीकनेस में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि नॉर्मली हम जैसे डेली रूटीन में काम कर रहे हैं तो वो थकान एक अलग होती है। लेकिन आपको इस चीज़ को अगर बताने के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। 1976 में जब ये पहला केस जब स्वाइन फ्लू का आया था तो यूएस आर्मी में रिपोर्ट किया गया। तो वहाँ पे जो आर्मी रिक्रूट था, वहाँ पे जो सैनिक था, तो उसने एक दिन पहले ये बताया कि मुझे थकान महसूस हो रही है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। नेक्स्ट डे थकान हो रही है, कमजोरी खाली, उसने सिर्फ 2 लक्षण बताए, खांसी हुई, इसके बाद नेक्स्ट डे उसे, और इसके बाद नेक्स्ट डे शाम तक उसकी डेथ हो गई। इसके बाद फिर जब पता लगाया गया कि अगले 10 दिन के अंदर उसके पोस्टमार्टम किया गया, बीमारी का मौत का कारण पता लगाया गया, तो उसमें एक नया वायरस H1N1 निकल के सामने आया कि ये एक कारण है इसका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो थकान आमतौर पे होती है जनरल पब्लिक में और जो थकान इसकी होती है वायरस की, इन दोनों में अंतर है। अगर आपको थकान बेतहाशा महसूस हो रही है कि मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको खांसी अचानक, आज तक आपको कभी सांस की बीमारी नहीं थी, आपको अचानक से एक सीजन में सांस की बीमारी अचानक से शुरू हो गई है, तब आप निश्चित तौर पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे दर्शकों को टिप्स आप देना चाहेंगे? सबसे बड़ी टिप तो मैं यही कहूँगा कि जो क्राउडेड प्लेस है वहाँ पे जाएं। बिल्कुल अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वाइन फ्लू इतना डेंजरस नहीं है। अभी जो IMA की रिपोर्ट हमारी आई है उसमें कहा गया है कि 10 लाख में से 1 पेशेंट स्वाइन फ्लू से मरता है, और नॉर्मल जो सीजनल फ्लू होता है उसमें 1 लाख में 1 पेशेंट मर रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेंजरस क्या है एक नॉर्मल सीजनल फ्लू या स्वाइन फ्लू। तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हाँ सावधानी की ज़रूरत है। रेगुलर हैंड वॉशिंग करें अपने, यदि आप ऐसे पेशेंट के संपर्क में आ रहे हैं जिसे खांसी या जुकाम है तो अपने मुंह पे मास्क लगाएं। अपने खाली हाथों से अपने आँख, नाक और मुंह का कांटेक्ट अवॉइड करें। प्रॉपर खान पान रखें, और यदि कोई लक्षण महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो स्वाइन फ्लू से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके जो लक्षण है उसे पहचानने की ज़रूरत है, और 48 घंटे के अंदर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया इसके जो इलाज है उसकी ज़रूरत है, उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। स्वाइन फ्लू के लक्षण आम जो सामान्य जो फ्लूज़ होते हैं उनकी तरह दिख सकते हैं, लेकिन इस मौसम में अगर इस तरह से आपको कोई लक्षण दिख रहे हैं, आपको थकान लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कमज़ोरी आ रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या तमाम तरह के लक्षण जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आपको वो महसूस हो रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर में जाएँ, उनसे सही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि स्वाइन फ्लू कोई इतना बड़ा इतनी डेंजरस बीमारी नहीं है जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, लेकिन हाँ इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हमारे साथ इस हेल्थ केयर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए CCN। नमस्कार।